पर ये जो राजनीतिक खेल है विजय, आपने इतने साल बीजेपी और आरएसएस को कवर किया है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या योगी आदित्यनाथ की बात नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ ये हिंदुत्व का ऐसा कार्ड भी खेलते हैं तो केंद्र में जो आज की तारीख में सरकार है वो 2014 और 2019 से थोड़ी अलग जुदा सरकार है। बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है, उसे बैसाखियों की जरूरत है, टीडीपी, जेडीयू, चिराग पासवान, इन लोगों की जरूरत है। और इसमें टीडीपी ने तो अभी मुंह नहीं खोला, लेकिन जेडीयू कह रही है ये तो गलत है, ऐसे पहचान करेंगे, ऐसे हिंदू मुसलमान करेंगे। आरएलडी भी कह रही है, चिराग पासवान भी मुतमईन नहीं है। तो बीजेपी के अंदर का मसला होता तो चलता कि भाई कौन ये योगी आदित्यनाथ बना, मोदी हो गई लड़ाई, क्या पीछे कहीं हाशिए पर धकेलते हुए दिख रहे हैं अमित शाह। पर ये तो खेल केंद्रीय सरकार के स्थायित्व पर भी पड़ेगा, इसका छोटा मोटा खेल नहीं हो रहा है। या मैं कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सवाल पूछ रहा हूं? अनम्यूट कीजिए प्लीज विजय। अभी मैं दिल्ली से शाम को देहरादून पहुंचा हूं, तो मैं थोड़ा सा न्यूज अपडेट आपको दे दूं कि शहरों में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से इधर देहरादून तक आते हुए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, और यहाँ सब जगह पर बोर्ड बदले जा रहे हैं, नए नाम लगाए जा रहे हैं। ये अपडेट तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोग मन से लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग, और ऐसा भी हुआ कि कुछ जगह जिन लोगों ने नहीं लगाए हैं वहां पर पुलिस वाले उनका नाम लिख रहे हैं। ये एक अपडेट मैं आपको इस नाम वाले सिलसिले में बता देना चाहता हूँ, जो अभी मैं पहुंचा हूं वहां पर। लेकिन मुद्दा यह है कि ये जो कदम हुआ, और अभी शीतल जी ने जिक्र किया उसका जर्मनी का, तो वो 9 नवंबर 1935 की जो रात है, द ब्रोकन ग्लास नाइट, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस, है ना, वो तो अभी स्थिति नहीं बनी है, वो बहुत दूर की स्थिति है। लेकिन क्या ये एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पे देख रहे हैं? और अभी हमने देखा कि 2024 के जो चुनाव हुए उसमें आपने बहुत ठीक से उसका जिक्र किया कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चला, उसकी तमाम तरह की कोशिशें की गई, लेकिन उसका नतीजा नहीं है ये। अभी ये नतीजा मुझे लगता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उठापटक चल रही थी, जिसका मनोज जी भी जिक्र कर रहे थे और हम सब लोग जानते हैं, उसमें आगे निकलने की कोशिश थी, और योगी आदित्यनाथ ने उस नहीं वो तो हमने जिक्र किया विजय, मैं उससे एक कदम आगे जाने की बात कर रहा हूं। ये सिर्फ बीजेपी का आंतरिक मामला नहीं है, अंदर की खींचतान तो हम कर रहे हैं कवर, पर इसके असरात केंद्रीय जो सरकार है उसके स्थायित्व पर कितना पड़ेगा, क्योंकि यहां बैसाखियों की जरूरत है। और 3-3 ने तो साफ कर दिया, जेडीयू, आरएलडी और एलजेपी ने, कि भाई वो सरकार के साथ, सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है इस पर। विजय, हाँ लगता है वीडियो फ्रीज हो गया है। विनोद, अगर आप जवाब दें इस बात का। नहीं, देखिए ये पूरा मामला जो है, ये तो हम सब चर्चा कर ही रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मुहिम थी, योगी आदित्यनाथ ने बड़ी लकीर खींच दी इस आदेश के जरिए। अब उस लकीर को छोटा कैसे किया जाए, तो छोटा करने के लिए मोहन यादव भी उसका समर्थन कर रहे हैं, पुष्कर धामी भी आगे आ गए, ताकि ये संदेश जाए कि खाली योगी आदित्यनाथ ही हिंदुत्व के आइकॉन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री जो है वो हिंदुत्व के आइकॉन नहीं। पर केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा, इस सवाल को क्यों डक कर रहे हैं आप भी, और वो विजय से भी डक नहीं कर रहा हूं, उसी पर डक नहीं कर रहा हूं, मैं डक नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा के चुनाव जब 2020 में हो रहे थे, तो अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि आप बैलेट बटन दबाइए और करंट शाहीन बाग में लगे। बटन इतना जोर से दबाइए कि करंट शाहीन बाग में लगे। अब बटन तो दबा लखनऊ में और करंट आ गया दिल्ली में। कि कहा चिराग पासवान, केसी त्यागी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल का भी शायद बयान आ गया होगा। तो मतलब जो डिस्टर्बेंस है, एपिक सेंटर तो लखनऊ है और डिस्टर्बेंस दिल्ली तक आ गया। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के लिए एक तरह से विचलित, मतलब हिंदुत्व का एजेंडा किस रूप में और आगे बढ़ाएगी
वो एक राह तो दिखा दी, योगी आदित्यनाथ तो पीछे नहीं अब हटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने राह दिखा दी और एक चुनौती पेश कर दी केंद्र सरकार के सामने कि हमने ये हिंदुत्व का एजेंडा रख दिया है, अब आप या तो इस पर चलो या फिर इसका परिणाम देखो। तो ये बड़ी लकीर खींच दी है उन्हें। और नहीं, इसमें 10 जो उपचुनाव हैं विधानसभा के, बिल्कुल। अब वो भी आ जाएंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पर मीरापुर बगल में चंदन चौहान, वो बिल्कुल बगल का इलाका, मुजफ्फरनगर बिजनौर साथ में सटे हुए इलाके। मंगलौर अभी हारी है बीजेपी, खतौली और मीरापुर तो साथ लगे हुए हैं और मंगलौर अभी हारी है, भले उत्तराखंड का हो लेकिन है तो इलाका वही। तो वहां पर आरएलडी लड़ेगी। अब वहां जाट मुस्लिम जो 2013 के दंगे, ये तो सारे वापस हम जाते हुए दिखाई देंगे। कौन इसमें कंफर्टेबल होगा? ना बीजेपी कंफर्टेबल दिखेगी, ना आरएलडी। आरएलडी तो बिल्कुल कंफर्टेबल होती तो नहीं दिखेगी। हाँ। बीजेपी तो शायद कंफर्टेबल हो जाए क्योंकि उसको भरोसा होगा कि ध्रुवीकरण हो सकता है, पर आरएलडी का कैंडिडेट होगा। आरएलडी का कैंडिडेट होगा और आरएलडी के लिए समस्या ये होगी कि जो आरएलडी को मुस्लिम वोट मिलता है वो उसकी क्या स्थिति होगी। एक दूसरी बात यह है कि अभी जो झगड़ा चला केंद्र दिल्ली और लखनऊ का, उसमें योगी आदित्यनाथ के सामने एक जिम्मेदारी ये रखी गई है कि उनको 10 की 10 सीटें उपचुनाव में जिता के दिखानी है या कम से कम 8 सीटें जिता के दिखानी, ताकि वो अपनी उपयोगिता साबित कर सकें। नहीं, ये तो अब दिखानी जब होती है तो वो 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए 7 राज्यों में, 2 पर सिर्फ बीजेपी जीत पाई, बाकी सबके क्या पर्चे लिए गए? नहीं, वहां वो झगड़े नहीं है ना वहां नहीं। झगड़े, यहाँ तो खींचतान है ना। हाँ। तो वो योगी आदित्यनाथ ने दांव चल करके जो उपचुनाव होने हैं 10 विधानसभाओं के, उनके लिए भी एक एजेंडा अपना तैयार कर दिया। योगी ने अपना ग्राफ बढ़ाया है कि घट रहा है उनका ग्राफ? हिंदुत्व की राजनीति में अपना ग्राफ बढ़ाया है उन्होंने। और बीजेपी की राजनीति में? जाहिर है बीजेपी की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति तो बीजेपी का कोर है। नहीं, बीजेपी के भीतर की बात कर रहा हूं ना। अभी तक था कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है जी, बीएलओ ने हमारे कार्यकर्ताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। इससे ज्यादा करप्ट यहां पर कोई थाना नहीं है, कोई कचहरी नहीं है, इस तरह के बयान आ रहे थे। तो वो सारे चस्पा हो रहे थे योगी आदित्यनाथ पर। अब आप देख रहे हैं फॉल इन लाइन सब योगी जी के पीछे हैं। केशव मौर्य भी इसके पक्ष में बोल रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी बोल रहे हैं, मोहन यादव भी बोल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।